उसने जो कपड़े पहने थे वो भी मैले कुचैले थे। सलवार का पंजा उधड़ा हुआ था, कमीज के ऊपर के 2 बटन टूटे हुए थे, खुले हुए गिरबान से उसका बालों भरा सीना बनाना हो रहा था। बाल बिखरे हुए थे, कंधे पर मैला सा पटका रखा हुआ था और पैरों में हवाई चप्पल थी। हुरिया से वो बहुत गरीब लगता था। दर से निकलकर जीटी रोड पर तिरदाब यात्रा के मोड़ तक आते हुए शारे का उरिया भी बिखर गया। उसके पैर कीचड़ में भर गए और हवाई चप्पल से उड़ने वाले कीचड़ के छींटों ने उसकी शलवार और कमीज को भी पीछे से मजीद गंदा कर दिया। जीटी रोड पर तिरदाब यात्रा के मोड़ के करीब ही 2 ऐसे वरद चाप थे जहां रिक्शे किराए पर मिलते थे। एक वरद चाप के सामने 3 रिक्शे खड़े थे। शारिक वहां पहुंच गया। रिक्शा चाहिए उस्ताद जी, शारिक ने रिक्शाप के मालिक से कहा। 1 हफ्ता गुजर गया है, कोई काम धंधा ही नहीं मिलता। ड्राइविंग लाइसेंस है तुम्हारे पास? उस्ताद जी ने उसे घूरा। लाइसेंस तो नहीं है उस्ताद जी, मैं 2 साल तक गुजरा वाला में रिक्शा चलाता रहा हूँ, शारिक ने जवाब दिया। यह बात नहीं कि तुम्हें रिक्शा चलाना आता है या नहीं, उस्ताद जी ने जवाब दिया। लाइसेंस ना हो तो आजकल पुलिस वाले रिक्शा बंद कर देते हैं थाने में। ऐसा नहीं होगा उस्ताद जी, शारिक बोला। सारी बात 5-10 रुपए की होती है। रिक्शा रुकते ही नोट सदरी की मुट्ठी में दबाओ तो वो ये भी नहीं पूछते कि लाइसेंस या रिक्शे के कागज हैं या नहीं। कहाँ रहते हो? शनाख्ती कार्ड है तुम्हारे पास? उस्ताद जी ने कहा। चामीदा में रहता हूँ जी, शफीक कमवा की हवेली में, और ये है मेरा शनाख्ती कार्ड। शारिक ने जेब से एक शनाख्ती कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो मरे या नाबी शख्स का ये कार्ड गुजरां वाले का बना हुआ था। उस पर तस्वीर शारिक की थी जिसमें उसमें दाढ़ी रखी हुई थी। उस तस्वीर में भी शारिक की हैसियत से पहचानना मुश्किल था। शारिक और उसके साथियों के पास ऐसे कई शनाख्ती कार्ड थे जिस पर इन्होंने तस्वीरें लगा रखी थी। उस्ताद जी ने पहले कार्ड फिर शारिक की तरफ देखा और एक रजिस्टर खोलकर उसका नाम और मौजूदा पता लिखने लगा। 100 रुपया जमा करा दो, ये कार्ड मेरे पास रहेगा। रिक्शा वापस लेकर आओगे तो कार्ड वापस मिल जाएगा। रिक्शे में पेट्रोल तुम्हें डलवाना होगा और हर किस्म की टूर फूर की जिम्मेदारी तुम पर होगी। यहाँ दस्तखत कर दो और वो सामने वाला रिक्शा ले जाओ। अगर रात 10 बजे के बाद आए तो अगले दिन का किराया वसूल होगा। ठीक है उस्ताद जी। शारिक ने 100 का नोट निकालकर बेस पर लग दिया और रजिस्टर पर दस्तखत करके बाहर आ गया। उसने करीबी पेट्रोल पंप से टैंकी में पेट्रोल भरवाया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अब फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं था। सूरज कभी बादलों में छुप जाता और कभी धूप चमकने लगती। पेट्रोल पंप से निकलते ही शारिक को मदन की सवारियां मिल गई। वो 2 जवान औरतें थी जो रास्ते भर जोर जोर से बातें करती रही थी। उन्हें मदन छूटकर शारिक ईशा गुलबर्ग की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ने लगा। बैंड पुल पर फुआरे वाले चौक के करीब उसे एक सवारी मिल गई जिसे लिबर्टी जाना था। वो एक अधेड़ उम्र औरत थी जिसने चेहरे पर इस तरह लिपा पूती की हुई थी जैसे मुकाबला उसमें हिस्सा लेने जा रही हो। उस औरत को लिबर्टी माल की छोड़कर शारिक सैनमा वाले चौक पर निकल आया और रिक्शा एक सायेदार जगह पर रोककर इंजन बंद कर दिया। सामने ही चाय की दुकान थी। शारिक ने लड़के को आवाज देकर चाय का एक गिलास मंगवा दिया और बिक्री सीट पर नीम दराज पोजीशन में बैठकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे दिन भर रिक्शा चलाते चलाते बुरी तरह थक गया हो। इसी दौरान 2-3 लोग आए मगर शारिक ने इनकार कर दिया। चाय पीने के बाद वो पिछली सीट पर बैठा रहा। उसे देखकर यूं लगा जैसे वो सो रहा हो। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया और फिर शोर की आवाज सुनकर वो चौंक गया और आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा। चंद गज दूर दुकानों के सामने 15-16 साल की उम्र का एक लड़का एक औरत का पर्स छीन कर भागा था। औरत के शोर मचाने पर कुछ लोग उस लड़के के पीछे लपके और उसे गली में मुड़ते हुए पकड़ दिया। उस लड़के के साथ वही कुछ हुआ जो ऐसे मौकों पर आमतौर पर होता है। करीम खड़ा हुआ हर शख्स उस लड़के को 1-2 हाथ जड़ रहा था। इसी दौरान एक पुलिस वाला उस तरफ आ निकला और उस जिद्दराज लड़के को अपनी तहवील में दे लिया। औरत का पर्स उसको दौड़ा दिया गया और पुलिस वाला उस लड़के को मारता पीटता रिक्शे के करीब आ गया। क्या बात है संतरी बादशाह, क्यों पकड़ लिया बेचारे को? शारिक ने पिछली सीट से उठते हुए कहा। ये बेचारा है? पुलिस वाले ने लड़के की गर्दन पर एक और हाथ जड़ दिया। जेब कतरा है ये, इसे थाने लेकर जाना है। चलो तुम रिक्शा स्टार्ट करो। शारिक मजीद कुछ कहे बगैर अपनी सीट पर बैठ गया और रिक्शा स्टार्ट कर दिया। पुलिस वाला उस लड़के को लेकर पीछे बैठ गया। रिक्शे के आसपास 7-8 आदमी खड़े थे। इसको छोड़ना मत संतरी बादशाह, बंद कर दो इसे थाने में, एक आदमी ने कहा। इसे तो ऐसा बंद करूंगा कि इसकी बेबे याद करती रहेगी इसे, संतरी बादशाह ने जवाब दिया। शारिक ने रिक्शा आगे बढ़ा दिया और चंद गज आगे जाकर एक और सड़क पर मोड़ दिया। वो सड़क पर ज्यादा दूर नहीं गया था कि पुलिस वाले की आवाज सुनाई दी। रिक्शा रोको जरा। शारिक ने रिक्शा सड़क के किनारे पर रोक लिया। उस समय गया था कि पुलिस वाले ने रिक्शा क्यों रुकवाया था। उसने मुड़कर देखा। पुलिस वाला उस लड़के की पिटाई करते हुए गंदी गालियां बक रहा था और उसके लिबास की तलाशी भी ले रहा था। लड़का खामोशी से पीट रहा था। खाने ले जाऊंगा ना तो बंद कर भी जाओगे और फिर कम अज कम 6 महीने की सजा होगी। पैसे निकाल, कहां छुपाए हुए हैं? कांस्टेबल ने थप्पड़ मारते हुए कहा। मेरे पास कुछ नहीं जी, लड़के ने जवाब दिया। लेकिन संतरी बादशाह ने उसकी जेब से 17 रुपए और शलवार गन्ने पे से 350 रुपए निकाल लिए। तुम तो कहते थे कुछ नहीं है। संतरी ने उसे एक और थप्पड़ मारा। ये पैसे मेरे नहीं है जी, मेरी बीमार माँ। चुप करो माँ दे बच्चे। कांस्टेबल ने उसे एक और हाथ रसीद कर दिया। चल भाग जा यहाँ से, अगर दोबारा इस इलाके में नजर आया तो पकड़ कर बंद कर दूंगा।
सर जी मुझे बस के किराए के पैसे तो दे दे, लड़के ने रिक्शे से उतरते हुए कहा। कांस्टेबल ने 10 का नोट इस तरह लड़के के हाथ में थमा दिया जैसे उसे भीख दे रहा हो। फिर वो शारिक की तरफ देख कर बोला, मुझे अगले चौक पर छोड़ देना यार। संतरी बादशाह, इस तरह रोज कितना कमा लेते हो? शारिक ने रिक्शा आगे बढ़ाते हुए कहा। बस यार दाल रोटी का गुजारा हो जाता है, तनख्वाह में तो पूरी नहीं पड़ती, संतरी बादशाह ने जवाब दिया। अगले चौक पर शारिक ने रिक्शा रोक लिया और कांस्टेबल उतरकर एक तरफ जाने लगा तो शारिक ने आवाज लगाई, संतरी बादशाह किराया तो दे दो। ओए तनु से किराया मांगता है, जायसान से है तू मेरे पास? कांस्टेबल ने मुड़कर उसे घूरा। जियो संतरी बादशाह, शारिक बोला, अब भी तुम जैसे कनूर के मुआवजा की वजह से जिंदा है। बुको वो कहा भाई अपना रिक्शा चलता है। शारिक रिक्शा लेकर गुलबर्ग की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमता रहा। शफकत ने फारूक अहमद की कोठी का जो पता बताया था वो ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो 2 मरतबा उसकी कोठी के सामने से गुजरा था। तीसरी मरतबा उस तरफ पहुंचा तो शाम के 6 बजने वाले थे। उसने कोठी के ऐन सामने सड़क के दूसरी तरफ एक दरख्त के नीचे रिक्शा रोक लिया और नीचे उतरकर अपनी सीट ऊंधा दी और इंजन को इस तरह देखने लगा जैसे कोई खराबी पैदा हो गई हो। वो तकरीबन 15 मिनट तक इंजन को देखता रहा। उसने प्लग भी निकालकर साफ किया। इसी दौरान वो बार बार सड़क की दूसरी तरफ, फिर वो एक औरत को कोठी के गेट से निकलते देखकर चौंक गया। वो दराल कामत औरत खासी हसीन थी। उसके एक हाथ में प्लास्टिक की टोकरी थी और दूसरे हाथ में पर्स था। वो इस तरह मटक मटक कर चल रही थी जैसे किसी फैशन शो में कैट बाता मुजाहिरा कर रही हो। सड़क पर आकर उसने एक सेकंड रुक कर इधर उधर देखा और फिर सड़क पार करके इस तरफ आने लगी। वो सड़क के दरमियान में ग्रीन बेल्ट पर पहुंच चुकी थी। शारिक का नची उसे उसकी तरफ देख रहा था। वो वाकई बेहद हसीन थी। शारिक के ख्याल में वो फारूक अहमद की बीवी हो सकती थी। वो खूबसूरत औरत सड़क पार करके करीब पहुंच गई और उसके साथ ही शारिक के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो औरत नहीं थी, उसका ताल्लुक तीसरी जिन्स से था। कितने जाना है सोने हो? उसके करीब पहुंचने पर शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, लिबर्टी मार्केट, 5 रुपए दूंगी। उसने मटक कर जवाब दिया, रोजाना सौदा लेने जाती हूँ, इतनी वैसे देती हूँ। तुम ये भी ना बेना सोने हो? शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम सोनियो नहीं परिचेरा है। उसने रिक्शे में बैठते हुए कहा, तू वाकई परिचेरा हो। शारिक बोला, अगर तू वाकई औरत होती तो तुम्हारे लिए लोग एक दूसरे का फोन कर सकते थे। लोग लड़ते तो हम भी हैं। परिचेरा ने मुस्कुराते जवाब दिया, जब मैं मार्केट जाती हूँ तो लोग मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। कोई मुझे आइसक्रीम खिलाता है, कोई लस्सी पिलाता है और कोई मुझे साथ चलने को कहता है। मगर मैं कोई आवारा थोड़ी हूँ जो किसी के साथ भी चल पड़ूं। ये मर्द कितने बेवकूफ होते हैं, मेरे लिए लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को ऐसी दद्दी दद्दी गालियां देते हैं कि तौबा तौबा, शर्म आने लगती है मुझे भी। वो कानों का हाथ लगाने लगा। आज तुम्हें कोई नहीं छेदेगा, शारिक ने कहा। मैं तुम्हें मार्केट उतार कर तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हें वापस बीच छोड़ दूंगा। फिर तुम मुझे अपने साथ चलने को कहोगे, है ना? परिचेरा ने कहा, नहीं मैं ऐसा आवारा मर्द नहीं हूँ। शारिक ने जवाब दिया। उसने लिबर्टी मार्केट में एक जगह रिक्शा रोक लिया और परिचेरा को बता दिया कि वो इस जगह उसका इंतजार करेगा। परिचेरा सौदा लेकर तकरीबन 1.25 घंटे बाद वापिस आया। उसके बैठते ही शालिद ने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। मार्केट के कुशादा इलाके से सड़क पर पहुंचते ही रिक्शे का इंजन खांसने लगा और मिलाकर शारिक एक जगह रिक्शा रोकना पड़ा। सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त थी लेकिन गुरबो जवार में कोई ऐसा नहीं था जो उनकी तरफ तवज्जो देता। शारिद ने नीचे उतरकर अपनी सीट उतार दी और पाने की मदद से पलंग खोलने लगा। फिर तुम उसको ठीक है मुलाजिम हो? शारिद भी इस तरह था जैसे वक्त गुजारने के लिए बातें करना चाहता हूँ। मैं बचपन से उनके पास हूँ, परिचेरा ने जवाब दिया। ये लोग मुझे गांव से लेकर आए थे। हमारा साहब बहुत अच्छा है। बेगम साहब मुझे बहुत चाहती हैं। दरअसल सारा हिसाब मेरे पास रहता है। बेगम साहब ने कभी मुझसे हिसाब नहीं पूछा, मैं जो चाहूँ खर्च करती हूँ। मैंने तुम्हारे साहब को देखा है, बहुत अच्छा आदमी है। शारिक ने बोला, तुमने कहाँ देखा था? परिचेरा ने पूछा। एक रोज उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वो मेरे रिक्शे पर दफ्तर गया था। उसने मुझे किराए से 5 रुपए ज्यादा दिए थे। शारिक ने कहा, हमारा साहब वाकई बहुत अच्छा है लेकिन आजकल बहुत मुश्किल भी है। क्यों? क्या कारोबार में कोई घाटा उड़ गया है? शारिक ने पलंग साफ करते हुए सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। नहीं जी, परिचेरा ने कहा। उसमें कोई मेहमान आए हुए हैं। कम वक्त हर वक्त घर में ही घुसे रहते हैं, कभी भी बाहर नहीं जाते। वो जम से आए हुए हैं, साहब और बेगम साहबा दोनों डरे डरे से रहते हैं। तो तुम्हारा साहब उन मेहमानों को निकाल क्यों नहीं देता? कौन है वो लोग? शारिक बोला। अपने आप को हाजी कहता है, मैं तो उसे पाजी कहती हूँ। उसके साथ 3 आदमी और भी हैं, लुच्चे हैं सारे। परसों रात एक तो मुझे खींचकर सर्वेंट क्वार्टर में ले जा रहा था, मैं हाथ छुड़ाकर भाग गई। परिचेरा ने बताया। ऐसे लोगों को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए, शारिक बोला। परसों उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, किसी दिन तुम्हारी बेगम साहबा का हाथ पकड़ लेगा। तुम्हारी बेगम साहबा शायद इसलिए डरी डरी रहती हैं। ये बात नहीं है, परिचेरा ने कहा। वो जो पाजी है ना, बड़ा खराब आदमी है। वैसे एक बात बताऊं, जिस दिन तेज बारिश हो रही थी ना, उस दिन ये 3 आदमी को रस्सियों से बांध कर ले आए थे। पाजी ने बताया था कि ये तीनों गांव में उसकी हवेली से कीमती जेवर चुरा कर भागे हुए थे। आखिर उन्हें पकड़ ही लिया गया। उन तीनों को तय खाने में ले जाकर बहुत मारा। कल रात तक वो तीनों तय खाने में थे। आज पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तुम्हें कैसे पता चला कि वो गायब हो गए हैं? शारिक ने पूछा।
आज दोपहर में चोरी छुपे तय खाने में गई थी, परिचेरा ने बताया। वो तीनों तय खाने में नहीं थे, फर्श पर खून बिखरा हुआ था। मैंने बेगम साहबा को बताया तो उन्होंने मुझे डांट दिया तो मैं किसी को ये बात ना बताऊं। तुम्हारी बेगम साहबा ने ठीक ही कहा था, शारिक बोला। अगर तुमने किसी को बताया तो वो हाजी और उसके बंदे तुम्हें भी मार देंगे। मैं तो बाबा तल पेंदी चली जाऊंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यहाँ। और किसी से मत कहना थे मैंने तुम्हें कोई बात बताई है। मुझे जहाँ जरूरत है किसी को बताने की। शारिक प्लग फिट करने लेता। इसका मतलब पूरा हो गया था। अब वहां रुके रहने की जरूरत है नहीं थी। परिचेरा को उसकी घोटी के सामने उतारते ही उसने रिक्शा आगे बढ़ा दिया और उसकी रफ्तार बढ़ाता चला गया। रास्ते में कई लोगों ने रिक्शा रुकने का इशारा किया, मगर शारिक ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। 8 बजे उसे रिक्शा वापस कर दिया। उस साजिद में शनाख्ती कार्ड वापस दिया और घर की तरफ रवाना हो गया। परिचेरा ने बड़ा सनसनीखेज इंतजाम किया था। उसे समझने में देर नहीं लगी थी कि जिन 3 आदमियों को रस्सियों से बांधकर लाया गया था वो बंद रोड वाली कोठी के मुहाफिज थे। उस रोज शारिक ने खुद उन्हें पैजरों में डालते हुए देखा था और परिचेरा की बातों से उसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि हाजी ने उन तीनों को कत्ल करके लाशें कहीं फेंकवा दी थी। नूला का दर पर नहीं था। समीना ने बताया कि वो भी उसके जाने के थोड़ी देर बाद हाजी के असले डीपू की तलाश में निकल गया था। नूला तकरीबन 10 बजे वापस आया। वो एक मलंग के बेस में था। गले में कई रंग बिरंगे मोतियों वाली मालाएं पड़ी हुई थी। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने ये सनसनीखेज इंकशाफ किया था और उसने राबी रोड के करीब एम्बर मार्केल के इलाके में असला डीपू का सुराग लगा दिया है और वहां इस वक्त भी असले की पेटियां भरी हुई हैं। गुड, शारिक मुस्कुरा दिया। उस डीपू का बंदोबस्त आज ही हो जाएगा, लेकिन पहले हाजी से एक और बात कर लो। इसने फोन का रिसीवर उठाकर फारूक अहमद का नंबर मिलाया। कान उसकी बीबी ने रसीद की थी। रिसीवर हाजी अब्दुल्ला को दो, उससे कहो उसका पुराना दोस्त शारिक बात करना चाहता है। और फिर उसके 2-3 सेकंड बाद ही हाजी की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। क्या वो नई धमकी देना चाहते हो? तुम ये यकीन कर लो कि मेरे हाथ आ गए तो तुम्हारी बोटियां चीलों और गिद्धों को खिला दूंगा। तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकेगी, शारिक ने कहा। इस वक्त तो मैं तुम्हें ये मशवरा देना चाहता हूँ कि अपनी हरकतों से बात आ जाओ। तुम अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करते जा रहे हो। क्या कहना चाहते हो? हाजी कुत्ते की तरह गुर्राया। बेगुनाहों के खून से कब तक हाथ रंगते रहोगे? बेहतर है अपने रास्ते में मजीद कांटे बोने की बजाय अपने आप को सरेंडर कर दो। मैं सरेंडर कर दूं? हाजी चीखा। मैं तो तुम्हें अपने कदमों में जिलाऊंगा। सुनो हाजी, शारिक ने कहा। मुझे पता चल गया है कि तुम बंद रोड वाले आते से अपने जिन 3 मुआवजों को लेकर गए थे उन्हें तुमने कत्ल करके लाशें गायब कर दी हैं। मैं तो पुलिस को इस सिलसिले में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन जब लाशें मिलेगी तो पुलिस खुद ही तुम्हारे पीछे लग जाएगी। क्या भक्ति हो? हाजी चीखा। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हारी एक एक हरकत से वाकिफ हूँ। वैसे कल तुम एक और बहुत जबरदस्त खुशखबरी सुनोगे, शारिक ने कहते हुए फोन बंद कर दिया। वो सब कुछ देर तक हाजी के बारे में गुफ्तगू करते रहे। फिर शारिक बोला, मेरा ख्याल है इलाके के एसपी को उस असर डिब्बू के बारे में इतला दे दी जाए ताकि आज रात ही यह कहानी भी मुकम्मल हो जाए। क्या वो गुमनाम इतला पर यकीन कर लेगा? समीना बोली। ये इलाका उस एसपी का है जिसे मैंने बंद रोड वाले अड्डे के बारे में इतला दी थी, और भी ये इतला गुमनाम नहीं अपने नाम से दूंगा। उसे यकीन करना ही पड़ेगा, शारिक ने कहा। तो फिर करो बात, समीना बोली। एसपी का दफ्तर इस वक्त बंद था। शारिक ने उसी इलाके के एक पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाकर एसपी के दल का फोन नंबर दरियाफ्त किया तो दूसरी तरफ से पूछा गया, आप कौन है जी? गाड़ी का नंबर क्यों मांग रहे हैं? मैं उनका दोस्त हूँ, कराची से आया हूँ। इस वक्त एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। 2 घंटे बाद वाली फ्लाइट से इस्लामाबाद जा रहा हूँ। सोचा अपने दोस्त अल्ताफ अली से फोन पर ही बात कर लो। इस वक्त दफ्तर बंद है और घर का फोन नंबर मेरे पास नहीं, शारिक ने कहा। आप नंबर नोट करो जी। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर उसे एसपी अल्ताफ अली के घर का नंबर बता दिया गया। शारिक ने क्रेडिट टैप करके वो नंबर मिलाया। इस वक्त 11:15 बजे थे। तालपुर ने रसीद कर ली गई। मैं अल्ताफ अली साहब से बात करना चाहता हूँ, शारिक बोला। मैं बोल जाऊँ, आप कौन है? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं शारिक हूँ जनाब, शारिक बोला। 2 दिन पहले हाजी अब्दुल्ला की हिरवन के एक अड्डे के बारे में इतला दी थी। इस वक्त भी एक अहम इतला देना चाहता हूँ। ओह, अल्ताफ अली की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। कैसी इतला? ये इतला हाजी अब्दुल्ला के एक और अड्डे के बारे में है जहाँ इस खतरनाक किस्म के असले का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, शारिक ने कहा। इसमें शुबा नहीं कि तुम्हारी पहली इतला दुरुस्त निकली थी और मुझे यकीन है कि ये इतला भी 100% दुरुस्त होगी। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम भी इस वक्त मोस्ट वांटेड हो, लेकिन कुछ अर्से से तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अगरचे कानून से ताउर का नाम दिया जा सकता है, लेकिन ये ताउर का तरीका नहीं है। क्या तुम मुझे मुलाकात कर सकती हो? आपसे मुलाकात? शारिक चौंक गया। मैं वादा करता हूँ भी सिर्फ मेरी और तुम्हारी मुलाकात होगी और किसी को इसका एन नहीं होगा, एसपी अल्ताफ अली ने कहा। लेकिन अगर मेरे साथ धोखा हुआ तो? शारिक बोला। कोई धोखा नहीं होगा, मेरा वादा है, अल्ताफ अली ने कहा। शारिक ने रिसीवर पर हाथ रखकर समीना वगैरह से मशवरा किया, फिर बोला, ठीक है, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर किसी किस्म का धोखा हुआ तो मैं पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ। आप ठीक है डंटेबाज मिंटू पार्क के बिल्कुल सामने रंजीत सिंह की समाधि के पास आ जाइए। आप सादा लिबास में और अकेले होंगे। मैं एक बार फिर यह बता रहा हूँ कि अगर कोई धोखा हुआ
तो आप भी वहां से जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। मैं अकेला आऊंगा और सादा लिबास में आऊंगा, कोई मेरे साथ नहीं होगा, अल्ताफ अली ने जवाब दिया। शारिद ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया और रवानगी की तैयारी करने लगा। शारिद के साथ समीना और नौलखा भी तैयार हो रहे थे। वो तीनों गाड़ी में रवाना हो गए। उन्हें मुकर्रर जगह पर पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगा। समीना उसे रंजीत सिंह की समाधि वाले बोर्ड पर उतार कर गाड़ी आगे निकाल ले गई और तकरीबन 100 गज दूर रोककर इंजन और हेडलैम्प्स बंद कर दिए। उस सड़क पर इस वक्त भी ज्यादा रश था। दूसरे शहरों से आने वाले और शहर से बाहर जाने वाली तमाम बसें इसी सड़क से गुजरती थी। शारिद समाधि से जरा हटकर एक तारीख गोशे में खड़ा था। उसका सीधा हाथ पतलून की जेब में रखे हुए पिस्तौल पर था। तकरीबन 10 मिनट बाद सफेद रंग की एक कार सामने आकर रुकी। एक दराज कामत आदमी कार से उतरकर इधर उधर देखने लगा। शारिक ने मुताद निगाहों से इधर उधर देखा। आसपास कोई मशकूक गाड़ी नजर नहीं आई। वो तारीकी से निकलकर नपे कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा और फिर चंद सेकंड बाद एसपी अल्ताफ अली और शारिक एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। मैं अकेला और खाली हाथ आया हूँ, तुम देख सकते हो कि आस पास कोई नहीं। एसपी अल्ताफ अली ने शारिक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम भी जेब से हाथ निकाल लो, तुम्हें पिस्तौल की इस्तेमाल की जरूरत पेश नहीं आई थी। शारिक के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। इसने हाथ जेब से निकाल लिया और फिर इन दोनों के हाथ मिलाने में बड़ी गर्मजोशी देखने में आई। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जैसा स्मार्ट और मुहज्जब तालीम याफ्ता नौजवान इस किस्म की नापसंदीदा सरगर्मी में मुदव्वस हो सकता है। एसपी अली इसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। शारिक के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। यहाँ आने से पहले इसने पौन घंटा तैयारी में लगाया था। कई दिन का बना हुआ शेव बनाने के अलावा बाल भी बड़े सलीके से बनाए थे। स्टोन वाइट जीन्स और डेनिम के हल्के ब्लू रंग की शर्ट में वो खासा स्मार्ट लग रहा था। नापसंदीदा सरगर्मियां, शारिक मुस्कुराते हुए बोला, आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हालांकि आपके महकमे के लोग तो मुझे गुंडा, कातिल, लुटेरा, दरिंदा, बेड़िया और ना जाने क्या क्या कहते हैं। और हकीकत यह है कि वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मुझे मुजरिम बनाने में आप ही के महकमे के लोगों का हाथ है। अगर शुरू में मेरी बात पर तवज्जो दी जाती, मुझसे हमदर्दी का इजहार किया जाता, तो आज शारिक कातिल, लुटेरा और स्मगलर ना होता। हो सकता है वो आपकी तरह किसी ऐसी सीट पर बैठा होता कि आप लोगों की खिदमत करता। लेकिन मुझे सब मालूम है। एसपी अल्ताफ अली ने उसकी बात काट दी। मुझे तुम्हारी पूरी हिस्ट्री का इल्म है, एक एक बात जानता हूँ तुम्हारे बारे में, और मुझे अफसोस है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। इससे पहले मैंने सिर्फ तुम्हारी तस्वीर देखी थी। आज तुमसे पहली मुलाकात हुई है और चंद जुमलों की तबादले से अंदाजा हो चुका है कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा आदमी छुपा हुआ है। मैंने अपने अंदर के उस अच्छे आदमी को कभी भी मरने नहीं दिया, शारिक ने जवाब दिया। अगर मेरे अंदर का वो अच्छा आदमी मर चुका होता तो आज शारिक एक बहुत तूफान बन चुका होता। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे अंदर का वो अच्छा आदमी जिंदा रहे और एक रोज तुम्हें पिछाड़ दे। अल्ताफ अली ने कहा, फिर इधर उधर देखते हुए बोला, आओ वहां बैठकर बातें करते हैं। उस कुलिया पर आज तो हवा भी बहुत खुशबुआल चल रही है। चंद गज आगे सड़क के नीचे से छोटा सा नाला गुजरता था। यह नाला बरसाती पानी की खराज के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। बारिश में नाला तो क्या सड़क भी पानी में डूब जाती थी। 2 दिन पहले जब तेज बारिश हुई थी तो यही सूरत हाल थी। वो पुलिया की मुंडीर पर बैठ के शारिक इधर उधर देखने लगा। बाईं तरफ बतदरीज बुलंदी की तरफ जाती हुई ये सड़क शाही तले की मरकजी दीवार तक चली गई थी। शाही कले की फसील उस पुलिया से चंद गज के फासले पर थी। सड़क के दूसरी तरफ रंजीत सिंह की समाधि थी और जिस जगह ये सड़क मेन रोड से मिलती थी उसके दूसरी तरफ एक माल पार्क था जिसके बस्ट में मीनार पाकिस्तान नजर आ रहा था। रात 8-9 बजे तक कले वाली सड़क पर रौनक रहती, लेकिन इस वक्त इस सड़क पर सन्नाटा था। इसमें शुबा नहीं कि जब तक मैंने तुम्हें नहीं देखा था उस वक्त तक मैं भी तुम्हें खूनवार बेड़िया ही समझता था। अल्ताफ अली उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि एक अच्छा आदमी बल्कि बहुत अच्छा इंसान जाया हो रहा है। इस वक्त तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे मैं कानून से ताउन ही कहूंगा। तुम एक बुराई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस तरह तुम्हारे जराइम में भी इजाफा हो रहा है। तुम अपने लिए भी मुश्किलात पैदा करते जा रहे हो और वो लड़की समीना, वो तुम्हारे साथ मिलकर जो कुछ कर रही है ये काबिले तारीफ है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये तरीका गलत है। तो फिर सही तरीका क्या है? शारिक ने पूछा। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, अल्ताफ अली ने कहा। मुझे कानून ने बिगाड़ा है और मैं अपने आप को कानून के हवाले करने का कोई इरादा नहीं रखता, शारिक ने कहा। इसके अलावा हम बात ये कि कानून की हिरासत में आने के बाद कानून की कोई मदद नहीं ले सकूंगा। इस वक्त मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आबाद रहकर ही कर रहा हूँ। अगर मैं सलाखों के पीछे हो गया तो कुछ नहीं कर सकूंगा। बस समझा नहीं? अल्ताफ अली बोला। ये तो आप जानते हैं कि मैं पहले हाजी का दायां हाथ समझा जाता था। उस वक्त मुझे हाजी के कुछ अड्डों का इल्म था, लेकिन जब से हमें दुश्मनी हुई है उसने बहुत से अड्डे तब्दील कर दिए है। अपने जराए से उन अड्डों का पता लगाकर उन्हें तबाह कर रहा हूँ। हीरोइन के कुछ अड्डे तो मैंने तबाह कर दिए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, उनका भी जल्दी सुराग लगा लूंगा। लेकिन आज असले के जिस अड्डे का पता चला उसे तबाह करके आसपास की आबादी को खतरे में नहीं डालना चाहता। इसलिए मैंने आपको इतला दी थी ताकि रेड करके उस असले के जखीरे को सरकारी तहवील में ले लिया जाए। और मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूँ। शारिक चंद मुंह को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला,
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।